पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता की तस्वीरें आई हैं। रावलाकोट में निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई है। फायरिंग में 19 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। तस्वीरें आप देख रहे हैं, फायरिंग की आवाज भी सुनी जा सकती है, चीख पुकार मच गई। 19 लोगों की मौत की खबर है। निहत्थे लोगों पर फौज ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ऑर्डर आने के बाद नरसंहार की शुरुआत हुई। और पीओके में पाकिस्तानी फौज की क्रूरता की कई तस्वीरें हैं। जेएसी नेता उमर नजीर की भी मौत। तो पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में मारा गया नजीर का कश्मीर भाई उस्मान। तो मतदान के दौरान फायरिंग की खबरें सामने आई जब विरोध कर रहे लोग सड़कों पर उतरे। लोगों पर फायरिंग की शुरुआत कर दी गई। पाक सेना की गोलीबारी में नजीर का कश्मीर भाई भी मारा गया है। उस्मान की भी जान चली गई। निहत्थे लोगों पर फौज ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। 19 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसी तरीके से फायरिंग की गई है, गोलियां चलाई गई हैं। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने की ये तस्वीरें तक सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी है। और आपको उन लोगों की आप बीती भी सुनाएंगे, वो बयान भी सुनाएंगे जहां पर कई आरोप लगाए गए हैं। तो पीओके में कल था मतदान का पहला चरण। रावलाकोट में मतदान का विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव का विरोध किया है। धांधली के आरोपों से विवाद भी बढ़ गया है। मतदान के दौरान पीओके फौज ने गोलियां चलाई। तो ये पहली बार नहीं है जब इसी तरीके से रावलाकोट से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हो या पीओके से तस्वीरें ऐसी आई हो। महंगाई, भ्रष्टाचार और मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये लोग कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई महीनों से इसी तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसी तस्वीरें देखी जा रही हैं प्रदर्शन से जुड़ी। पहली तस्वीर देखिए, फायरिंग की गई, धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, खबर यह है कि पाकिस्तानी फौजियों ने, रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर निहत्थे फायरिंग की है। तो सुना आपने लोगों की तरफ से क्या कहा गया। निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई है। पूरे पीओके में चुनावी माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पीओके सरकार के दमन से भीषण गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है। नारेबाजी की गई है और इसी दौरान इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फायरिंग की गई है। कृपया पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाएं। हमें नहीं पता कितनों की जान गई है। हम अपने परिवार वालों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरीके से कई प्रदर्शनकारियों की तरफ से बयान सामने आए हैं। पीओके में नरसंहार, चुनावी फर्जीवाड़ा फेल हो गया है और मुनीर पर आवाम भारी पड़ रही है। पीओके चुनाव से आवाम ने दूरी जो बनाई, कई तस्वीरें ऐसी सामने आई, बूथ खाली दिखाई दिए। हिंसा में 19 लोगों की मौत हो गई है। मीरपुर डिवीजन में बवाल देखने को मिला और जेएसी का बॉयकॉट कामयाब भी रहा है। बहिष्कार की बात कही गई थी, इमरान की पार्टी ने बहिष्कार किया। ये चुनाव नहीं, फर्जीवाड़ा है। ये आवाम की तरफ से, जनता की तरफ से कहा जा रहा है। पोलिंग बूथ पूरी तरह से खाली रहे। किसी भी बूथ पर वोटर नहीं पहुंचे क्योंकि वो तो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। बर्बरता देखने को मिली। मुनीर सेना की बर्बरता से लोग भड़क उठे। मुनीर का चुनावी ड्रामा भी फेल हो गया। अब संकेत क्या है? पाकिस्तान के हाथ से पीओके निकलता दिख रहा है और वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुनीर सेना ने बर्बरता की सभी हदों को पार कर दिया है। पीओके चुनाव के दौरान
नरसंहार देखने को मिला। 19 लोगों की जान चली गई है। विद्रोहियों को चुन चुनकर गोलियां मारी गई हैं। रावला कोट में हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया। रावला कोट में हजारों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। 19 लोगों की जान, सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। सड़कों पर उतरकर विरोध जताया गया है। और कल चुनाव फेल, अब विद्रोह भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पीओके में क्या हुआ है, आज की तस्वीर आपको बताते हैं और कल क्या हुआ था वो आपको बताते हैं। रावला कोट से मुजफ्फराबाद कूच की जानकारी मिली, जहां प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतरे। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जताने लगे। कई इलाकों में हिंसक झड़प तक हो गई और प्रदर्शन में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। पीओके में कल क्या हुआ था अब ये भी जान लीजिए। प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग का ऑर्डर दिया गया। 19 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और 12,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। आज फिर बर्बरता की गई है। गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। 33,000 रेंजर्स तैनात किए गए हैं और वायुसेना का भी एक्शन देखने को मिल रहा है। रैली प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जेएएसी का हेड ऑफिस सील किया गया है। आज पीओके में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। बड़ी बातें क्या है? पीओके चुनाव के बहिष्कार से टेंशन में है आसिम मुनीर और पाकिस्तान से छुटकारा चाहती है आवाम और इसी वजह से आजादी तक की मांग की जा रही है। बढ़ते आगे और बात करते हैं बड़ी और अहम खबर की, मॉनसून महासंग्राम की। पेपर लीक बिल पर 2 बजे से लोकसभा में चर्चा होनी है। बिल पर चर्चा में बीजेपी से अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज बोलेंगी। बिल पर चर्चा में प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई भी बोलेंगे। स्पीकर ने चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया है। 11 बजे कार्यवाही की शुरुआत हुई। 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। 2 बजे से इस पर चर्चा होनी है और बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज बोलेंगी, तो वहीं बिल पर विपक्ष की बात करें तो प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई बोलने वाले हैं, चर्चा करेंगे। तो सेशन में, सत्र में गतिरोध तो देखने को मिल ही रहा है। लोकसभा में आज क्या, ये जान लेते हैं। 6 बड़े अपडेट क्या हैं। नए पेपर लीक बिल पर 2 बजे से लोकसभा में चर्चा होनी है और विपक्ष ने बिल में 90 से ज्यादा सुधार की मांग रखी है। विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया। बिल पर चर्चा में बीजेपी से अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज बोलेंगी, तो बिल पर चर्चा में विपक्ष से प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई भी अपना पक्ष रखेंगे। बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया गया है। स्पीकर ने कहा कि सभी को बात रखने का पर्याप्त समय मिलेगा, लेकिन क्या अभी भी हंगामा देखने को मिलेगा, सवाल ये भी है। बढ़ते आगे, इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है। क्या कहा गया उनकी तरफ से, सुनिए। कल धर्मेंद्र प्रधान का एक यहाँ पर हमने देखा स्वागत किया गया। आपको नहीं लगता कि शर्मनाक है किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं। अभी भी प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जब वो संसद कल पहुंचे थे, उनका एनडीए के सांसदों ने स्वागत किया था। इसी बात पर उन्होंने ये बयान दिया है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, विपक्ष लगातार हमलावर तो है, लेकिन सवाल ये है कि आज 2 बजे से जब कार्यवाही की शुरुआत होगी तो क्या कार्यवाही बिना हंगामे के चलते हुए दिखाई देगी? क्योंकि कल शाम खबर आई थी कि सदन में गतिरोध कम हो गया है और विपक्ष भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आज सुबह एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। ये देखिए, चूंकि चर्चा का समय 2 बजे से है तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि कल सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो एग्रीमेंट हुआ था कि 2 बजे चर्चा की शुरुआत हुई, कोई हंगामा नहीं होगा, दोनों पक्ष इससे कायम रहते हैं। हालांकि आज क्वेश्चन आवर में और 0 आवर के दौरान हंगामा हुआ। यही है कि 11 बजे जैसे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा किया, कहा कि अमित शाह स्टेटमेंट दे पैलेट घर के इस्तेमाल को लेकर, लाठीचार्ज को लेकर। उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन 2 बजे की चर्चा की शुरुआत होगी। ये बताया जा रहा है कि कोई वरिष्ठ मंत्री हो सकता है कि
बीच में इंटरवीन करे और विपक्ष के जो कुछ सवाल हैं उनका वो जवाब दे दे। लेकिन जैसे ही 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बिल के जो अहम पॉइंट्स हैं, जो मुख्य पॉइंट्स हैं, वो लोकसभा के जरिए सांसदों को और देश की जनता को बताएंगे और प्रियंका गांधी विपक्ष की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत करेंगी। और जैसा कि आपने नाम बताया, तमाम वो सांसद जिनका नाम आपने लिया वो सब इसमें बोलेंगे और 6 घंटे का समय वैसे रखा गया, लेकिन ये समय और बढ़ सकता है। एक खास बात गौर करने वाली है कि बीजेपी ने जो वक्ता रखे हैं इस बिल पर बोलने के लिए, सब युवा हैं। दरअसल इन वक्ताओं के माध्यम से बीजेपी युवाओं और छात्रों से कनेक्ट करना चाहती है, उन छात्रों और युवाओं से जो जंतर मंतर पर खड़े थे या जिनकी नाराजगी थी सरकार को लेकर, पेपर लीक को लेकर। तो बीजेपी ने स्ट्रेटजी बनाई है कि अपने युवा चेहरों को आगे करके वो युवाओं को, छात्रों को कनेक्ट करने की कोशिश करे, कि उनको संदेश देगी और बताएगी कि कैसे पेपर लीक कानून को और कड़ा करने सरकार जा रही है, कैसे टास्क फोर्स बनाया गया है, परीक्षा को लेकर क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, और साथ ही साथ एजुकेशन के सेक्टर में जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद, जानकारी देने के लिए। आगे भी इस खबर पर आपसे डिटेल लेते रहेंगे। 2 बजे से कार्यवाही की शुरुआत होनी है। बढ़ते आगे, संसद में जारी घमासान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बयान दिया है। क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। देखिए, बिल से कभी पर्चा लीक या कोई भी रुकता नहीं है कानून से, जब तक ईमानदार व्यक्ति उसको लागू करने वाले न हों, ईमानदार व्यक्तियों के हाथ में पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक न हो, तब तक आप चाहे जैसा कानून बना दीजिए, गड़बड़ी होती रहेगी। नियम तो थे, कानून तो था, पहले से कानून चल रहा था, उसका एक भ्रष्ट और अक्षम मंत्री ने पालन नहीं किया, तो चर्चा तो उस पर होगी ना। अब जो आप आगे के लिए लाएंगे वो तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अरे मैंने देखा थोड़ा बहुत प्रारूप, आपने जुर्माने की राशि बढ़ा दी बस, और एक आध सुधार है, सजा ज्यादा होगी। पर सवाल ये है, क्या लीक रुकेगा? तो आपने सुना किस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आगे भी पेपर लीक रुकेगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, 2 बजे से कार्यवाही की एक बार फिर से शुरुआत होनी है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कुमार विक्रांत की लगातार विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है और सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष दिखाई दे रहा है। आज सुबह भी जब लगा था गतिरोध कम हो जाएगा, एक बार फिर से पैलेट के मुद्दे को लेकर, पैलेट गन के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने घेरा है। दूसरी ओर एनडीए के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया है और संसद परिसर से वो तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। क्या जानकारी? देखिए, सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक बिल को लेकर चर्चा की बात है, 2 बजे से चर्चा शुरू होगी। गतिरोध कुछ ऐसे खत्म हुआ कि सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया कि जो भी आप लोगों को सवाल करने हैं पैलेट गन पर, AK-47 पर या छात्रों पर लाठीचार्ज पर, वो आप चर्चा के दौरान उस मुद्दे को उठा लीजिए और चर्चा के दौरान ही मंत्री इंटरवीन करके उसका जवाब दे देंगे। तो जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ और अब 2 बजे चर्चा होगी। लेकिन भले ही दिल्ली में बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन 2 बजे जब संसद में चर्चा शुरू होगी तो बहुत गर्मा गर्म बहस होने वाली है और वो गर्मा गर्म बहस दोनों तरफ से पूरी कमर कसी गई है कि किस तरीके से एक दूसरे को सियासी तौर पर चित्त कर देना है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आपसे आगे डिटेल लेते रहेंगे। 2 बजे से कार्यवाही की शुरुआत होनी है और विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। पेपर लीक बिल पर चर्चा से पहले एनडीए की बैठक भी हुई है। इस बैठक से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। बिल पर प्रधानमंत्री ने सांसदों को निर्देश दिए। आपको याद होगा, मंगल मिलन बैठक ये दूसरी हो रही है। इससे पहले भी बैठक हुई थी 9:30 बजे। आज बैठक जब हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित किया। एनडीए संसदीय दल की यह बैठक थी जहां प्रधानमंत्री की तरफ से सांसदों को निर्देश दिए गए हैं। तो पीयूष गोयल ने एफटीए पर प्रेजेंटेशन दिया, लल्लन सिंह ने भी प्रेजेंटेशन दिया है। बैठक में शामिल हुए एनसीपीआई के सांसद। बैठक में 2 प्रेजेंटेशन दिए गए। पीयूष गोयल ने एफटीए पर प्रेजेंटेशन दिया और लल्लन सिंह ने मछली पालन पर प्रेजेंटेशन इस दौरान दिया है। तो पेपर लीक बिल पर संसद में बहस को लेकर एनसीपीआई सांसद सायोनी घोष और जेएमएम की सांसद महुआ मांझी ने भी बयान दिया है। उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनिए।
मुझे लगता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांस डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। ये जो बिल आया है, भले ही सरकार का कोई विरोध करे, इस बिल का विरोध जो बच्चों के हित में है वो कभी नहीं कर सकता, लेकिन उस पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, अगर उसमें से आप फीडबैक आपका नहीं मिलेगा, सजेशंस नहीं आएंगे, विस्तारित रूप से आलोचना नहीं होगी, सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि बच्चे भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स पे डिस्कशन हो। वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं सुनना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या विजन है, वो कैसे पेपर लीक को रोकना चाहती है, वो कैसे सख्ती से पेश आ रही है। तो इस पे चर्चा हो, और जैसा कि आपने बोला, बच्चों पे ये जो AK-47 हो के पैलेट हो, जो गलत है वो गलत है। देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कार्रवाई हो रही है आगे जाके भी। सत्ता पक्ष खुद ही नहीं चाह रही है कि हाउस चले। जैसे ही अपोजिशन वाले 267 के नोटिस पर बात करना चाहते हैं, 1 मिनट के अंदर हाउस को एडजर्न कर दिया जा रहा है बार बार। और अभी जो मुख्य मुद्दा ये भी है कि छात्रों के आंदोलन को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन उस समय जो प्रॉमिस किया गया था कि हर छात्र पर किए गए केस वापस ले लिए जाएंगे, उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो सरकार पहले अपने वादे पर खरा उतरे, छात्रों को भरोसा दिलाए कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया और उनके उस प्रॉमिस के आधार पर छात्रों ने जो आंदोलन वापस लिया, उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अभी भी बयान सामने आ रहे हैं सियासतदानों की तरफ से, अभी भी बयानबाजी जारी है। कंगना का जेनजी पर यह कैसा बयान? ये सवाल इसलिए क्योंकि कंगना रनौत ने एक बयान दिया है जिसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। कंगना के पोस्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कंगना ने छात्रों के लिए अपशब्द कहे, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है और सवाल उठाए गए हैं। तो कंगना रनौत ने दरअसल जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर यह पोस्ट किया था, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने छात्रों के लिए अपशब्द कहे, इस तरीके से बात कही है कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि कंगना रनौत ने जो पोस्ट किया है उसमें छात्रों का अपमान किया गया है। तो छात्रों का प्रदर्शन और कंगना का विवादित पोस्ट क्या सामने आया है? सबसे शर्मनाक बात उन युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है, ये लिखा गया। आगे उन्होंने लिखा, जो स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं। ये पोस्ट भी आप देख रहे हैं, लेकिन उस आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहती। असल में स्वतंत्र महिलाएं विरोधी फैसले लेती हैं, विद्रोही फैसले लेने की वजह से बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती हैं। उन्हें अपने कर्मों की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। वो अपने माता पिता या परिवार की कीमत पर ऐसा नहीं करती हैं। आज तथाकथित वेस्टर्न सोच से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी सामने आई है। मैं इन्हें गटर जनरेशन कहती हूँ और इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बदसूरत सोच और भ्रष्ट मानसिकता रखती हैं कि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती हैं। ये बयान कंगना रनौत की तरफ से दिया गया। कंगना के इस बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और AIMIM की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए आप। छात्र जो हैं देश का, जो हमारे नौजवान हैं, उनके पूरे भविष्य को, अब वो कंगना रनौत पढ़ी लिखी कितनी है उसको पता भी है कुछ? पहले वो अपनी डिग्री तो बता दे, वो कितनी पढ़ी लिखी है जो जनरेशन छात्रों को ज्ञान बांट रही है। कंगना रनौत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। और आप जेनजी स्टूडेंट, छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है, उनके बारे में ऐसा बोल रहे होगा। इनको पूरे जेनजी के सामने माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक। मोदी जी को देखना चाहिए कि देखिए उनके सांसद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जेनजी के लिए। कंगना रनौत जी जहां तक पॉलिटिकल बातें हैं, कोई उन्हें सीरियसली लेता नहीं है और इसलिए मैं समझता हूं तो प्रारंभ से ही हंसी के पात्र रहती है। मैं समझता हूं उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। एक बार फिर से कंगना का बयान विवादों में, कंगना विवादों में। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट हटाने पर मेटा ने माफी मांगी है। मेटा की तरफ से कहा गया है कि तकनीकी गलती से वीडियो हटाया गया था, जिसे बहाल कर दिया गया है। सरकार इस मामले में गंभीर थी। मेटा और इंस्टा के ग्लोबल हेड को IT मंत्रालय ने समन भेजा था। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एक बड़ी खबर, किसी छात्र पर कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। कल भी टिप्पणी की गई थी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर। आज कहा गया हिरासत में लिए गए छात्र छोड़े जाएं।
ये बड़ी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। तो सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी और छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां किसी छात्र पर कार्रवाई नहीं होगी कहा गया। हिरासत में लिए गए छात्रों को छोड़ा जाए कहा गया। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, कल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी कि छात्रों को अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। आज क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल प्रगति, देखिए आज जो सभी याचिकाएं देश भर से दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, सीजेआई की बेंच ने उस पर सुनवाई की और अभी आदेश लिखाया जा रहा है। ये आदेश का पार्ट है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है, चाहे राज्य हो और चाहे एनसीटी दिल्ली हो और या फिर कोई अन्य स्थान जहां पर छात्रों को गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है, अगर उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तो ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इससे पहले एसजी जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनकी तरफ से ये आश्वस्त किया गया कि दिल्ली में किसी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि गोपाल शंकर नारायण जो एडवोकेट हैं याचिकाकर्ता की तरफ से, उन्होंने साफ कहा कि बिहार में और अन्य राज्यों में कई छात्रों की गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये आदेश जारी किया कि जिन भी छात्रों को हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है, अगर उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में उन्हें तत्काल रिहा किया जाए, छोड़ दिया जाए और उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं किया जाएगा और अगर कर लिया गया है तो उसे खत्म किया जाएगा। ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज कर लिया है। इसके पहले विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की, जिसमें ये गौर किया कि जो पुलिस है उसने जातियां की हैं, पैलेट गन भी चलाई है और इसके अलावा तमाम जो शिकायतें थी उनको भी अपने आदेश में दर्ज कर लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठन की बात भी की है, जो संभवतः सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व सीजेआई के नेतृत्व में गठित की जा सकती है और अभी इस मामले में प्रगति आदेश लिखाया जा रहा है। तो थोड़ी ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस मामले में जो एसआईटी का गठन किया जा रहा है उसका नेतृत्व कौन करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी जो इस मामले में पक्षकार हैं उनसे नाम मांगे हैं और जो केंद्र सरकार है समेत अन्य राज्यों को इस मामले में नोटिस भी थोड़ी देर में जारी कर दिया जाएगा। अभी सीजेआई की बेंच इस मामले में आदेश जारी कर रही है। जी प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे डिटेल से एक सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर दर्शकों को हम बता रहे हैं छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, क्या कहा गया। पीयूष पांडे आपको एक एक जानकारी दे रहे थे। और अब बात बिहार की करते हैं। 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी की सभा से जुड़ा एक कथित वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। दावा है कि बिहार के बांकीपुर में बीजेपी की सभा में हंगामा हुआ। वायरल वीडियो में हंगामा करते युवक नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ युवक कुर्सियां तोड़ते भी दिख रहे हैं। तो दावा है कि जिस वक्त यह हंगामा हो रहा था उस वक्त मंच पर मंत्री रामकृपाल यादव, विजय सिन्हा और MLC पवन सिंह मौजूद थे। ये देखिए, ये वही तस्वीरें हैं। ये 24 जुलाई की सभा की तस्वीरें बताई जा रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। 2 दिन बाद वोटिंग और प्रचार का आज आखिरी दिन। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर वोटिंग होनी है और 3 अगस्त को नतीजे आने हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये कितना सही है इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अगर ये जो वीडियो सामने आया है और उसमें इस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो सभा में अचानक पहुंचते हैं और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। और इन तस्वीरों में मंच पर मंत्री रामकृपाल यादव भी दिखाई दिए। तो अब आपको आगे बढ़ते हुए 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव, विजय सिन्हा और पवन सिंह नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जहां हंगामा करते युवक और तीसरी तस्वीर में कुर्सी तोड़ बवाल हो रहा है। दावा है कि छात्र आंदोलन का यह असर है और गुस्सा है मंत्री रामकृपाल यादव की उस बयान पर जिसमें उन पर प्रदर्शनकारी छात्रों को गुंडा कहने का आरोप है। दावा है कि 24 जुलाई को ही रामकृपाल ने यह बयान दिया और उसी दिन शाम की सभा में यह बवाल हुआ था और उसी दिन का ये वीडियो है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बांकीपुर में बीजेपी की सभा में हंगामा हुआ और सभा के दौरान हंगामा
होते वक्त कुर्सियां तोड़ने का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, हंगामे के वक्त मंच पर बीजेपी नेता मौजूद थे। मंच पर पवन सिंह, रामकृपाल यादव, विजय सिन्हा, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। दावा क्या है? रामकृपाल ने छात्रों को गुंडा कहा, उसी का गुस्सा था जिसका असर यहां देखने को मिला। दूसरा दावा यह भी कि छात्र आंदोलन का असर बीजेपी की सभा में दिखा। 24 जुलाई का वीडियो है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं कि ये 24 जुलाई का वीडियो है। इस दौरान हंगामा हुआ, तोड़फोड़ भी हुई है। और रूपेश हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, क्या मामला ये है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 24 जुलाई को बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, मानसून सत्र, और वहीं पर रामकृपाल यादव जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये छात्र नहीं हैं, गुंडे हैं, और कई तरह के बयान भी दिए, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। और उसके बाद छात्र आक्रोशित थे। शाम को पवन सिंह ने रोड शो किया और उसके बाद से एक सभा हुई जहां पवन सिंह जो बीजेपी के एमएलसी हैं वो भी मौजूद थे, रामकृपाल यादव मौजूद थे, और विजय सिन्हा जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी मंत्री हैं, ये तीनों बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। और उनके सामने वहां तोड़फोड़ शुरू हो गई, नारेबाजी लगने लगी। खास करके गुस्सा रामकृपाल यादव के खिलाफ था, जिन्होंने छात्रों को गुंडा कहा था, या फिर कहा कि ये छात्र नहीं है, ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं वो गुंडे हैं। लिहाजा आक्रोश वहाँ पर था और कुर्सियाँ तोड़ी जाने लगी। पहले नारेबाजी लगी, फिर कुर्सियाँ वहाँ पर तोड़ी जाने लगी, और सभा में जो स्थिति ऐसी पैदा हुई उसके बाद से विजय सिन्हा ने रामकृपाल यादव ने इशारा किया पवन सिंह को, और रामकृपाल यादव ने विजय सिन्हा को भी इशारा किया, और उसके बाद से मंच छोड़कर, यानी कि सभा वहां स्थगित हुई। हालांकि किसी को बोलने का बहुत मौका नहीं मिला। पवन सिंह मौजूद थे, लिहाजा भीड़ थोड़ी वहां ज़्यादा हो भी गई थी। लिहाजा एक तो भीड़ ज़्यादा थी, पवन सिंह चूंकि वहां मौजूद थे, लिहाजा रामकृपाल यादव ने इशारा किया पवन सिंह को और विजय सिन्हा को कि आप मंच छोड़ करके और यहाँ से अब हटिए, क्योंकि यहाँ हंगामा बढ़ रहा है या और बढ़ सकता है। और उसके बाद से सभा वहीं समाप्त हो गई। हालांकि कल मैंने जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से यही सवाल किया कि बांकीपुर उपचुनाव का क्या असर, छात्र का जो आंदोलन है, क्या उस आंदोलन का असर उस चुनाव पर पड़ेगा, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता हमारे साथ है, बांकीपुर की जनता हमारे साथ है। लेकिन एक तरफ बांकीपुर का चुनाव, आज प्रचार का आखिरी दिन है, उधर छात्र आंदोलन चला, और उस बीच में बीजेपी के नेताओं को लेकर के, उनके बयानों को लेकर के एक जो गुस्सा एक सभा में देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हालांकि सरकार ने, गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जितने लोगों पर एफआईआर हुआ है, जितने लोग जेल में हैं, उन सभी को छोड़ दिया जाएगा। 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक जितने मामले दर्ज हुए थे सब वापस लिए जाएंगे। हालांकि आज बिल्कुल, और जिस बातचीत का जिक्र आप कर रहे थे आगे वो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे। रूपेश, और बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जिस तरह से आपने बताया, उन हंगामे की तस्वीरें भी हमारे सामने है जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, वो बातचीत आपको सुनाते हैं। दावा किया जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में छात्र आंदोलन का मुद्दा असर डालेगा। इस पर टीवी9 भारतवर्ष ने रोड शो पर बांकीपुर पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल जवाब किया, जैसे कि अभी रूपेश भी जानकारी दे रहे थे। उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। मुख्यमंत्री जी, क्या माहौल लग रहा है? मुख्यमंत्री जी, क्या माहौल? बांकीपुर की जनता फिर से भाजपा और एनडीए को समर्थन देगी और हजारों वोटों से फिर से हमारे उम्मीदवार यहाँ चुनाव जीतने वाले। कुछ असर दिख रहा है? हाल में जो आंदोलन हुआ, क्या उसका असर कुछ दिखेगा? देखिए, बिहार की जनता लगातार बिहार की समृद्धि चाहती है, इसलिए बांकीपुर में फिर से कमल खिलेगा। क्या आपके जो काम या एनडीए के काम पर भरोसा है? एकदम काम किया है और काम करेंगे। उम्मीदवार भी आपका एक आम कार्यकर्ता है? एकदम, हमारा मंडल का अध्यक्ष एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे हैं, आगे और मजबूती से विधायक के तौर पर काम करें। और बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल है, लिहाजा बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी रोड शो किया, उनसे बात की है रूपेश कुमार ने, सुनिए। अध्यक्ष जी, यहाँ एक एक घर में कहा जाता है आपका अभेद्य दुर्ग है, गढ़ है, एक एक घर आपको पहचानता है, वहाँ आज आप फिर एक बार पहुँचे हैं। यही है हम लोग के लिए घर है, और घर के हर सदस्य के साथ एक परिवार का संबंध रहा है। मेरे पिताजी स्वर्गीय नवीन सिन्हा ने यहाँ राजनीति शुरू की, और उस समय से लेकर आज तक इस पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में लोगों के साथ एक परिवार का संबंध रहा, और वही संबंध है
जो आज मुझे इस क्षेत्र में घर का सदस्य बना कर रखा है। इन्हीं लोगों के आशीर्वाद के बल पर आज मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया है। 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, माहौल क्या लग रहा है? अभी तो पूरा दिख रहा है जन सैलाब, लेकिन वैसे माहौल पूरे क्षेत्र में क्या दिख रहा है? देखिए, ये एनडीए बांकीपुर एनडीए और भाजपा का गढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे अभी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जनता के साथ जो जुड़कर विश्वास को आगे बढ़ाया है, जनता उस विश्वास के साथ, उस विकास के साथ रहेगी और बांकीपुर के जन जन का व्यक्ति का विश्वास नीरज सिन्हा को आशीर्वाद के रूप में मिलेगा।